1881 को सोलोनिकी नाम के एक छोटे से शहर के अंदर मुस्तफा की पैदाइश होती है। ये वही मुस्तफा है जो आगे जाकर मुस्तफा कमाल पाशा के नाम से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर होने वाला था। मुस्तफा का बाप एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर था जो कि अब लकड़ियों का कारोबार करता था। थोड़ा लिबरल ज़हन का था, यही वजह थी कि वो मुस्तफा को एक सेकुलर स्कूल के अंदर दाखिला करवाना चाहता था, जबकि उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि वो एक मदरसे के अंदर पढ़े। बहरहाल ये उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जब मुस्तफा सिर्फ 7 साल का होता है वो वफात पा जाता है। इसके बाद मुस्तफा और उसकी वालिदा उसके मामू के यहाँ चले जाते हैं, जहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल के अंदर उसका दाखिला करवाया जाता है और वहीं उसके अंदर फौजी बनने की भी ख्वाहिश होती है। मुस्तफा लिखने पढ़ने में बहुत माहिर था बड़ा, यहाँ तक कि रियाजी में इतना कमाल था कि उसके साथी कराम ने उसका नाम कमाल रख दिया। यहीं से मुस्तफा को मुस्तफा कमाल कहा जाने लगा। बहरहाल प्राइमरी स्कूल के बाद वो कैडेट अकेडमी गया, जहाँ से वो फौजी बनकर ही निकला। 1905 के अंदर मुस्तफा कमाल सल्तनत की फौज के अंदर शामिल हुआ। जिसके बाद वो इस्तांबुल गया और जहाँ वो कई सारी ऐसी काउंसिल्स के अंदर शामिल हुआ जहाँ पे सल्तनत के खिलाफ बातें की जाती थी। यही वजह थी कि ग्रेजुएशन के फौरन बाद ही मुस्तफा को कई साल जेल के अंदर भी गुजारना पड़े, लेकिन उसको जेल से जल्दी ही बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि मुस्तफा के जो प्रिंसिपल थे वो एक आला अफसर थे बड़े, जिनके कहने पे मुस्तफा को बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद मुस्तफा कमाल दमिश्क चले गए और दमिश्क के अंदर ही वो यूनियन ऑफ कॉमेडी एंड प्रोग्रेशन नाम एक सोसाइटी के अंदर शामिल हुए, जो आगे जाके यंग टर्क्स के नाम से मशहूर हुई। अगर तुम नहीं जानते तो यंग टर्क्स वही हैं जिन्होंने तुर्की के अंदर सल्तनत को खत्म करके इस जमहूरियत का निजाम लाए थे। बहरहाल मुस्तफा की आइडियोलॉजी जैसी भी हो, लेकिन वो एक कमाल का मिलिट्री जनरल था। एक वाकया है कि दमिश्क के अंदर जब दुश्मन फौज सामने आ गई थी तो मुस्तफा ने एक लकीर खींची और तमाम फौज को कहा, जो जाना चाहता है चला जाए, मैं गोली उसके सर में खुद मारूंगा। इसके बाद मुस्तफा आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौज के अंदर मशहूर होता गया, जिसके बाद द बाल्कन वॉर्स की शुरुआत हुई। ये वो वक्त था जब एक एक करके पूरा का पूरा यूरोप सल्तनत उस्मानिया के हाथ से निकलता जा रहा था, यहाँ तक कि यूरोपियन सल्तनत उस्मानिया को द सिक्स्थ मैन ऑफ यूरोप कहते थे। लेकिन इस जंग के अंदर मुस्तफा कमाल ने बहुत अहम किरदार निभाया। चाहे सल्तनत उस्मानिया जंग हार गई हो, लेकिन मुस्तफा कमाल की बहादुरी पाए तख्त तक पहुंच चुकी थी। यही बात है कि बादशाह ने इस जंग के बाद मुस्तफा को मुस्तफा कमाल पाशा बना दिया, जिसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पहली जंग अजीम शुरू हो गई और सल्तनत उस्मानिया की ज़वाल भी। एक एक करके इत्तेहादी फौजी सल्तनत के करीब आती जा रही थी कि इत्तेहादी फौजी इस्तांबुल की सरहद पे पहुंच गई। अब मामला ये था कि एक तरफ इत्तेहादी फौजी हैं, दूसरी तरफ मुस्तफा कमाल और उसके फौजी। मुस्तफा कमाल ने इतनी जुर्रत से उनका सामना किया कि कहा जाता है कि 70,000 से ज्यादा इत्तेहादी फौजी मारे गए। जिसके बाद मुस्तफा को जनरल का ओहदा दे दिया गया। जिसके बाद ये वही जंग थी जिसके बाद मुस्तफा पूरी फौज के अंदर मकबूल हो चुका था, लेकिन अभी मुस्तफा की शुरुआत थी। जब एक तरफ मुस्तफा पाए तख्त को बचाने में लगा हुआ था, दूसरी तरफ अरब ममालिक ने पाए तख्त के साथ गद्दारी कर दी। 1916 के अंदर तमाम अरब मुल्कों ने बरतानिया का साथ देते हुए सल्तनत से धोखा कर दिया। कहा जाता है कि मुस्तफा को इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि आइंदा तुर्की को कभी इन अरबों के साथ जुड़ने नहीं देगा, जिसकी झलक आपको आगे भी देखने को मिलेगी। लेकिन देखते ही देखते एक एक करके सल्तनत उस्मानिया के एक एक हिस्से बरतानिया और फ्रांस के कब्जे में जाने लग गए और फिर बादशाह ने ट्रीटी ऑफ मुद्रूस के ऊपर साइन कर दिया। इस ट्रीटी के अंदर बादशाह ने इत्तेहादी फौजों की हर एक बात को मान लिया, यहाँ तक कि उसकी एक शर्त ये थी कि बादशाह दुश्मन मुल्क के सारे फौजियों को आजाद कर देगा, जबकि कोई भी तुर्क फौजी आजाद नहीं होगा। कोई गैरतमंद तुर्क होता तो कभी इस ट्रीटी के ऊपर साइन न करता। पाए तक के तमाम लोग और सादी फौज सल्तनत के खिलाफ हो गई थी और साथ ही मुस्तफा को भी इस ट्रीटी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मुस्तफा कमाल को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो पॉलिटिक्स के अंदर दोबारा से एक्टिव हो गए और उन्होंने तकरीरें करना स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट के खिलाफ। और फिर मुस्तफा कमाल की सब्र की हद टूट गई और उन्होंने अंकारा के अंदर उन्होंने असेंबली बनाई, इलेक्शन करवाए और खुद ही सदर मुंतखब हो गए। अब मामला कुछ ये हो चुका था कि एक तरफ इस्तांबुल के अंदर पाया तख्त मौजूद था, जबकि अंकारा के अंदर अतातुर्क सदर बन चुका था। लेकिन इसके बाद भी बादशाह नहीं रुका और उसने इत्तेहादी फौजों के साथ एक और ट्रीटी कर दी, जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ सेवे। ये ट्रीटी ऑफ मुद्रूस से 10 हाथ आगे थी पड़ी। इसके अंदर तुर्की के एक एक हिस्से को इत्तेहादी फौजों में दे दिया गया। बात तक कि ये आ चुकी थी कि अनातोलिया की जमीन भी दुश्मन फौज के पास जा रही थी। मुस्तफा कमाल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने बादशाह के इख्तियारात को कम कर दिया। इसके बाद एक जंग होती है जिसको कहा जाता है जंग सक्कारिया। यूनान की फौजों ने अपने पिछले 600 सालों की हार का बदला लेने के लिए तुर्की के शहर इस पर हमला कर दिया था, जिसके अंदर मुस्तफा कमाल ने साथ उनको खत्म कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि जंग सक्कारिया इत्तेहादी फौजों यानी बरतानिया और फ्रांस के कहने पर यूनान ने की थी और इसके अंदर हारना भी यूनान का तय था। कहा जाता है कि बरतानिया चाहता था कि अतातुर्क यानी मुस्तफा कमाल तुर्की का लीडर बन जाए और खिलाफत खत्म हो जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बार खिलाफत खत्म हो गई तो मुसलमान कभी भी एक साथ जुड़ नहीं सकते, और हुआ भी कुछ यूं था। बहरहाल जंग सक्कारिया में अतातुर्क जीत गया और ना सिर्फ फौज, अब पूरी आवाम के अंदर अतातुर्क बेहद मशहूर इंसान बन चुका था। उसने फुल ताकत अपने हाथ में ली, खिलाफत को ख़त्म कर दिया। ये साल था 1923 का और सल्तनत उस्मानिया बिल्कुल ख़त्म हो गई।
जंग सकारिया में जीत के बाद बरतानिया और फ्रांस ने भी मुस्तफ़ा कमाल की सदारत को तुर्की के ऊपर मान लिया, जिसके बाद तुर्की एज अ मुल्क दुनिया को उभरा। लेकिन अतातुर्क की कहानी तो अभी बाकी है। मुस्तफ़ा कमाल तो अभी कई सालों के लिए तुर्की के ऊपर राज करने वाला था। उसने एक एक करके तुर्की को मिडिल ईस्ट से अलग करना स्टार्ट कर दिया। उसने सबसे पहले तुर्की ज़बान को ही बदल दिया। जो तुर्की ज़बान पहले अरबी रस्म ख़त से लिखी जाती थी, अब वो अंग्रेज़ी रस्म ख़त से लिखी जाने लगी। उसने तमाम कल्चर ड्रेसेस के ऊपर बैन लगा दी, यहाँ तक कि तुर्की के अंदर ही तुर्की टोपी पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। वेस्टर्न कपड़ों को लागू कर दिया गया और किसी को इजाज़त नहीं दी कि वो कुरान और उसकी तालीमात को फैलाए। यहाँ तक कि फ़ौज के अंदर नमाज़ पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई। उसने हाया सोफिया के अंदर नमाज़ पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई और हाया सोफिया को एक म्यूज़ियम बना दिया। और ना सिर्फ उसने इतनी सारी चीज़ें की, बल्कि उसकी खुद की पर्सनैलिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंज आया। वो शराब और सिगार का बहुत आदी हो चुका था। यही वजह थी कि गुर्दे के मसलों की वजह से इस दुनिया से चला गया। लेकिन क्या अतातुर्क अपने मकसद के अंदर कामयाब हुआ? क्या वो सच में मिडिल ईस्ट से अलग कर पाया? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि आज अतातुर्क को गए 100 साल से ज़्यादा होने वाले हैं और आज के टाइम अतातुर्क की एकदम मुख्तलिफ सोच का हामिल शख्स तुर्की का लीडर है, अर्दोगान। तुम्हारा इस सब पे क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताओ। अल्लाह हाफ़िज़।